अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता हूँ, बीजेपी की तारीफ करता हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि बिक गया है, मोदी का भक्त है, संगी है, जो भी है। मैं इसको एज ए क्रिटिसिज्म नहीं लेता, इसको एज ए रिवॉर्ड लेता हूँ कि संगी होना, मोदी भक्त होना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, अगर कोई समझता है तो। और सच बोलने पे आप ना तो मुझे मालाइन कर सकते हैं, ना मोदी जी को, बीजेपी सरकार को। इस देश को बीजेपी सरकार मिली है, ये इस देश की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। इवन 1947 की अंग्रेज़ों से आज़ादी भी मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी खुशकिस्मती नहीं थी, इसलिए कि वो एक कंडीशनल एग्रीमेंट था बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिश सरकार, जिसके तहत भारत के मोस्ट प्रॉस्पेरस इलाके पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, बांग्लादेश, ये सब भारत से काट दिए गए। इवन आई वुड गो फर्दर कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा भी भारत ही था। ये सब काट के आपको एक बीच में भारत दे दिया, चारों तरफ सांप के बिल लगा दिए गए, आपको हिलने जुलने जैसा नहीं रखा गया। इवन तिब्बत, जो कि हिस्टोरिकली भारत के साथ अटैच्ड है, वो चाइना की गोद में फेंक दिया गया। ये सब चीज़ें हुई तो 47, और फिर इसके बाद जो कांग्रेस सरकार ने 47 के बाद किया, ये कांग्रेस सरकार के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, जो कि 17 साल भारत के आज़ादी के बाद भी रूल करते रहे, वो जूतों में बैठते थे। एक अभिमान वाला भारतीय कभी ये कर सकता है? लेकिन वो अंग्रेज़ों के जूतों में बैठने वालों ने आज़ादी के बाद भी किया। आज़ादी के बाद भी भारत को उसके पोटेंशियल से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। आपने पाकिस्तान के साथ, बजाय इसके कि पाकिस्तान को शुरू से ही कंटेन करते, 48 में आपको भरपूर चांस मिला था। जब महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला दिल्ली आके आपसे एक्सेशन ट्रीटी साइन कराते हैं कि हमें इनसे बचाओ, तो आपने तो बचाया नहीं, आप तो UN चले गए, लाइन खींच दी LOC, जो कि 75 साल से भारत के हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है। आसान था उस वक्त, आपके पास एक भरपूर आर्मी थी, आप बड़ा कंट्री थे, आपके पास पैसा था, रिसोर्सेज थे। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था। हैदराबाद, दक्कन का निज़ाम पाकिस्तान के सरकारी ऑफिसर्स की ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज देता था, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं था। आपने बजाय इसके कि उनको मार भगाते, KPK तक चले जाते आप, लेकिन आपने ये सब नहीं किया। आपने LOC खींच दी और आज तक कश्मीर के ज़ख्म से खून रिस रहा है। फिर आपने 62 की वार में, ये बताते हैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स बताते हैं कि हम खून के आंसू रो रहे थे, हमें तो एयरफोर्स तक चाइना के खिलाफ यूज़ नहीं करने दी गई। आपने चाइना को जीतने का भी मौका दिया, और आपने भारत के हिस्से, अक्साई चीन वगैरह, पता नहीं क्या क्या भारत के हवाले कर दिया। तो अजीज़ दोस्तों, भारत को बड़े अरसे बाद, मतलब पहली बार अगर देखा जाए आज़ादी के बाद, एक भरपूर लीडर मिला है, जो कि इस देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। मैं कल पाकिस्तान के TV प्रोग्राम देख रहा था, और अक्सर ये प्रोग्राम इस तरह के आते हैं, उसमें वो साफ कह रहा था कि यार पाकिस्तानी भारत के मोदी को गालियां दे रहे हैं, आप देखो तो मोदी कर क्या रहा है। मोदी भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने पे लगा हुआ है, और वो लेके जा रहा है, ये नहीं कि खाली बातें कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्रोग्रामों में डिस्कस हो रहा था कि वो लेके जा रहा है भारत को उन ऊंचाइयों पे जहां पे कभी तस्वुर भी नहीं था। 1974-75 में पाकिस्तान में मशरिक नामी अखबार निकलता था, जो कि पीपल्स पार्टी का अखबार था, भुट्टो की हुकूमत थी। उसका एडिटर था इब्राहिम जलीस। इब्राहिम जलीस ने एक किताब लिखी थी भारत के ऊपर, 40 करोड़ भिखारी किताब का नाम था।
और मैं जब 1983 में अपनी पहली कैरियर की पहली जॉब 19 साल की उम्र में शुरू की, तो कराची बैंक ऑफ टोक्यो में 1 साल काम किया मैंने। तो बैंक ऑफ टोक्यो में मेरा एक कलीग था शाहनवाज जलीस। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये इब्राहिम जलीस एक राइटर होते थे। तो उसने कहा वो मेरे फादर थे, गुजर गए। फिर एक दिन मैं उनके घर गया शाहनवाज जलीस के, तो उन्होंने अपने फादर की वो किताब मुझे दी, 40 करोड़ भिखारी। उस वक्त भारत की आबादी 40 करोड़ थी 75 में। इतनी गंदी किताब, जैसे आपने बिलावल भुट्टो की अभी स्पीच सुनी, ऐसी किताब। ये पाकिस्तान में उस वक्त प्रोपेगेंडा होता था और भारत की इकोनॉमी कोई अच्छी ना थी। आप यकीन माने कि मैं 1990 में जब भारत आया ना, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारा आने जाने का खर्चा बम्बई का और सब निकल जाएगा। मैंने कहा स्मगलिंग नहीं करूँगा। कहते कुछ भी नहीं है। इसने मुझे एक सूटकेस बना के दिया। मैंने सूटकेस में सारा सामान चेक किया, तो लंडा बाज़ार जो सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकानें हैं ना कराची में, वहाँ की पुरानी 20 शर्टें, 10 पतलून है जीन्स की, वो कैमरे की फिल्म आती थी, कैमरे की फिल्म आती थी जो बाद में डेवलप करके फ़ोटो, 10 वो कैमरे की फिल्में, 2 किलो पिस्ता और इस तरह का सामान। और भारत में डबल प्राइस पे वो बिक गया। मेरा आने जाने का खर्चा निकल आया। भारत में बिल्कुल ऐसा दबा के आवाम को रखा था कि वो आवाम को दुनिया का पता ही नहीं था। ये है लीडरशिप जो भारत को कहां से कहां ले गई। ये गीता गोपीनाथ, ये IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, IMF, जिसके आगे पाकिस्तान लेटा हुआ है। ये कह रही है कि इंडिया रशिया से जो तेल खरीद रहा है कंसिस्टेंट प्राइस कैप स्ट्रेटेजी के साथ, अगर इंडिया के साथ दूसरे भी मुल्क ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डाइवर्सिफाई इंपोर्ट, दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों से आप लें। इंडिया इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, कि वो पूरी दुनिया की मार्केट से बातचीत कर रहा है और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की मार्केट को यूज कर रहा है। आई सी मोर कंट्रीज वांटिंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, के ज्यादा से ज्यादा मुल्क इंडिया में अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। अक्टूबर में इन्होंने कहा कि हमने अक्टूबर में पूरे साल का अंदाजा लगाया तो $4 ट्रिलियन पूरी दुनिया की इकोनॉमी से निकाले गए। लेकिन इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड देयरफॉर हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द G20 प्रेसिडेंसी। तो भाई साहब, इवन अमेरिका ने, चाइना ने अभी जो त्वांग में अरुणाचल में जो किया, उस पर अमेरिका आके फौरन खड़ा हो जाता है। आप मतलब भारत के किस चीज़ को वो करेंगे। देखें, होम लोन्स होती हैं ना, घर के लिए जो लोन, 2012 में अमेरिका में उसका इंटरेस्ट रेट था 3.25%, भारत में इसका इंटरेस्ट था 13.25%, 10% का फर्क था। अब 2022 में 10 साल बाद अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है 7.2%, बढ़ गया, तकरीबन डबल हो गया, बल्कि डबल से भी ज्यादा हो गया। और भारत में है 8.5%, तकरीबन आधा हो गया। पहले फर्क था 10% का, अब फर्क है 1.3%। 87% फर्क को कम किया इसी मोदी सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। अजीज दोस्तों, भारत ने, मोदी जी ने पुतिन के साथ, रशिया के साथ जो रशियन क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद जो सौदा किया, भारत की ऑयल बेस्ड एक्सपोर्ट्स है ना, वो 70% बढ़ गई हैं। इंडिया को बहुत समझाया कि ना लो, ये करो, वो करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंडिया ने कहा हमें मदद की नहीं जरूरत। मोदी जी ने कहा भाई साहब, हम मदद करने वालों में से, हम पाकिस्तान की तरह भिखारी नहीं है। और पूरी कोशिश की गई और ये कहा गया आखिर में तो कि 5 दिसंबर को कि फिर हम कैप करते हैं, ऑयल प्राइस जो भी खरीदेगा ना रशिया से ऑयल, वो $60 पर बैरल से ज़्यादा का नहीं लेगा। लेकिन भारत किसी के प्रेशर में आए बगैर अपने कंट्री के लिए ये पॉलिसीज़ भारत की सरकार बना रही है। मैं
पिछले कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि क्या प्रोग्रेस रही है। एक मिसाल है कि आपका दिसंबर 31 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ख़त्म हो रहा था, जो 2 साल पहले 80 करोड़ फैमिली लोगों को भारत में मुफ्त राशन दिया जाना था, या राशन की कीमत बहुत ही कम, एक नेग्लिजिबल प्राइसेस रखी गई थी कि जैसे 2 रुपये से 3 रुपये तक 1 किलो का फूड ग्रेन, 2 से 3 रुपये 1 किलो फूड ग्रेन, वो भी सबको नहीं, बहुत बाकी ज़्यादातर फैमिलीज़ को फ्री। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोग्राम और बढ़ा दिया है आगे। अब एक फैमिली को 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन फ्री में दिया जा रहा है। अंत्योदय अन्ना योजना ये प्रोग्राम है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के मारे आग लगी हुई है। ये हम इस दुनिया के डेवलप्ड कंट्री जिसने पूरी दुनिया को लूटा है, इंग्लैंड ने, उसमें रह रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी की चीखें निकल रही हैं। दिन रात हर आदमी स्ट्रेस में रहता है कि कैसे अपने खर्चे पूरे करे। कोई एक पैसे की मदद नहीं की इधर, ना अमेरिका में हुई ना चाइना में हुई। इतना ज्यादा चाइना का फेडरल रिजर्व है, एक पैसे की अपनी पब्लिक की मदद नहीं कर रहा। और ऐसे कानून बनाए कोविड में कि पब्लिक के लिए नुकसानदेह हुआ। लेकिन भारत है कि आगे बढ़ के अपनी पब्लिक का, अपनी जनता का ख्याल रख रहा है। ये इसी सरकार का कारनामा है। और आपको हाईवेज वगैरह की तो मैं डिटेल बताता ही रहा हूँ। जैसे एक मिसाल है कि एक्सप्रेस वे 2017 में 350 किलोमीटर के थे भारत में, 2022 में 3000 किलोमीटर, तकरीबन 10 गुना ज्यादा। और 2027 में 15,000 किलोमीटर के हाईवेज एक्सप्रेसवेज होंगे। ये डेवलपमेंट का हिसाब किताब है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, आपको ये क्लाइमेट चेंज और इसके हवाले से बातें होती हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 1991-51 में कुछ भी नहीं था। आप आ जाएं 2014 में 21,801 किलोमीटर की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन थी। आज 52,247, डबल से भी ज्यादा 8 साल में। कुकिंग फ्यूल, गैस वगैरह, एलपीजी कनेक्शन 8 साल में 14 करोड़ दिए गए। इससे पहले 34 साल में 16 करोड़ को मिला था, खाली इन 8 साल में 14 करोड़ दिए हैं। 2014 में 16 करोड़ 63 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ 53 लाख हैं। ये एक बच्चा नलके में से पानी भर रहा है 13,500 फीट की ऊंचाई पे। ये जल जीवन मिशन है। डमचौक विलेज, लेह लद्दाख, 13,800 फीट की बुलंदी पे नलके में पानी आ रहा है। 8 सोलर सबमर्जिबल पंप्स इंश्योर करते हैं कि पानी जमे नहीं और कंटिन्यूस बहता रहे। 252 किलोमीटर की पाइपलाइन है। 75 साल में ये खाली मोदी जी ने किया, बाकी किसी के बस में बात नहीं थी। ये भारत के एक एक इंच की रखवाली कर रहे हैं। भारत के लोगों को सहूलतें घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको मैं इसके अलावा 50 चीज़ें बता सकता हूं। एंड पे मैं आपको ये बता दूं कि चावल बेसिक फूड ग्रेन है। बेसिक फूड ग्रेन आपको मैं बताऊं, ईरान सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं। वहाँ दिन में 2 बार चावल खाया जाता है। 23% चावल ईरान भारत से इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब 18% चावल भारत से इंपोर्ट करता है। और ये भारत की टोटल एक्सपोर्ट जो है ना चावल की, उसका परसेंटेज है। सऊदी अरब अपनी ज़रूरत का तो मोर देन 50% भारत से ले रहा है। ईरान अपनी ज़रूरत का मोर देन 50% भारत से ले रहा है। ये भारत की एक्सपोर्ट है ना जो टोटल,
उसका 23% ईरान ले रहा है, 18% सऊदीया ले रहा है, 11% इराक ले रहा है, 6% इमारात ले रहा है, 5% यमन ले रहा है, 5% अमेरिका ले रहा है, 3% कुवैत ले रहा है, 3% इंग्लैंड ले रहा है, 2% ओमान ले रहा है। दिस इज भारत फॉर यू। एंड पे इस सब के बावजूद मोदी जी क्या कहते हैं ये आप सुनिए 2 मिनट की वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम। आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी